Welcome to Fairy Wayne. बहुत ज़माना पहले एक दूर दराज सल्तनत में एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत अपनी बेटी मेरिल के साथ एक छोटी झोंपड़ी में ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनके पास दौलत नहीं थी, मगर उनके दिल इत्मीनान और खुशी से भरे हुए थे। मगर जैसे रोशन आसमान पर कभी कभार बादल छा जाते हैं, वैसे ही एक दिन उनके घर की खुशियों पर अंधेरा छा गया। बूढ़ी औरत सख्त बीमार हो गई। जब उसे एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी का चिराग बुझने वाला है, तो उसने मेरिल को पास बुलाया। उसने एक छोटी सी गुड़िया उसके हाथ में दी और आहिस्ता से नसीहत की कि वो इस गुड़िया का ख्याल रखे, उसे कभी किसी को ना दिखाए, और अगर कभी कोई मुसीबत आए तो उसे कुछ खाने को देकर मशवरा मांगे, क्योंकि ये गुड़िया उसकी हर मुश्किल में मदद करेगी। ये वसीयत करने के बाद माँ ने बेटी के माथे पर आखिरी बोसा दिया और हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। बूढ़ा आदमी कुछ अरसे तक बीवी के गम में गुम रहा, मगर फिर उसने सोचा कि मेरिल को एक माँ की ज़रूरत है। उसने दूसरी शादी कर ली। वो समझता था कि नई बीवी घर में नरमी और खुशी ले आएगी। उस औरत की 2 बेटियां थीं, खुदपसंद, लकीरबाज और बदतमीज़। सौतेली माँ उन्हें बहुत चाहती, उनकी बदतमीज़ी बर्दाश्त करती, मगर मेरिल पर हमेशा गुस्सा निकालती। मेरिल दिन रात मेहनत करती, हर हुक्म मानती। उसकी आंखों में नरमी, चेहरे पर रोशनी और लहजे में मासूमियत थी। ये सब उस छोटी गुड़िया की बरकत से था, जो खामोशी से उसकी मदद करती थी। घर में सारा दिन शोर रहता, लकड़ियाँ लाने, आग जलाने, आटा गूंदने, बर्तन धोने और फर्श साफ करने के अहकाम का। मेरिल खामोशी से सब कुछ करती, कभी शिकायत न करती। रात को वो अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद करती, थोड़ा सा दूध गुड़िया के सामने रखती और आहिस्ता से कहती कि वो दूध पी ले और उसकी दिल का बोझ सुन ले। फिर जैसे कोई जादू होता, सुबह तक तमाम काम हो चुके होते, घर चमक उठता और मेरिल के चेहरे पर वही चमक होती जो उसकी माँ के प्यार की निशानी थी। गुड़िया दूध पी लेती, फिर मेरिल के चेहरे पर नरमी से हाथ फेरकर तसल्ली देती और खामोशी से उसके तमाम काम खुद कर डालती। मेरिल दरख्त की छांव में बैठकर अपने बालों में फूल गूंथती, और जब नज़र उठाती तो हैरान रह जाती। सब्जियां गोधी हुई होतीं, पानी भरा होता और बंद गोभी के पौधों को ताज़ा पानी मिल चुका होता। एक दिन गुड़िया ने मेरिल को एक ख़ास जड़ी बूटी दिखाई जो धूप से जली हुई जिल्द के लिए फ़ायदेमंद थी। मेरिल ने वो जड़ी बूटी लगाई और उसकी रंगत पहले से ज़्यादा निखर गई। वो ऐसी खूबसूरत लगने लगी जैसे चांदनी में नहाई हुई कोई परी। कुछ दिन बाद खज़ां के आखिरी अय्याम में बूढ़ा आदमी घर से रवाना हुआ। जाते वक्त उसने कहा कि वापसी में देर हो सकती है। अब झोंपड़ी में सौतेली माँ और 3 लड़कियां अकेली रह गईं। बाहर अंधेरा छा गया, बारिश बरसी और तेज़ हवा दरख्तों के पत्ते झंझोड़ रही थी। उनका घर जंगल के किनारे पर वाक़ था और इसी जंगल के बीच रहती थी मोरॉन, एक चालाक मक्कार जादूगरनी जो लम्हों में इंसानों को निगल जाने के लिए मशहूर थी। उस रात सौतेली माँ ने 3 लड़कियों को अलग अलग काम सौंपे। पहली को लेस बनाना, दूसरी को जुराबे बुनना और मेरिल को सुई काटने का हुक्म दिया। फिर उसने घर की सारी रोशनियां बुझा दीं। सिर्फ एक छोटा सा बर्च की लकड़ी का छिलका जलता रह गया। 3 बहनें अपने काम में मसरूफ़ थीं। ये सब करने के बाद सौतेली माँ अपने बिस्तर पर जा लेटीं, जैसे किसी खुफिया मंसूबे का आगाज़ होने वाला हो। कुछ देर तक वो छिलका जलता रहा, चटखता और धुआं देता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बुझ गया। अंधेरा फैलते ही सौतेली माँ की 2 बेटियां घबरा गईं। झोंपड़ी में रोशनी खत्म हो चुकी थी और उन्हें अपना काम मुकम्मल करना था। दोनों ने शोर मचाया कि कोई मोरों के घर जाकर रोशनी लाए। बड़ी बहन ने इनकार कर दिया कि मैं लेस बना रही हूँ और मेरी सुई का नूर काफ़ी है। दूसरी ने भी मुंह फेर लिया कि मैं जुराबे बुन रही हूँ और मेरी सुइयाँ चमकदार हैं। आखिरकार दोनों ने फैसला किया कि मेरिल ही रोशनी लाने जाए। उन्होंने उसे धक्के देकर झोंपड़ी से बाहर निकाल दिया। बाहर गहरी रात थी। जंगल स्याह अंधेरे में डूबा हुआ, दरख्तों के साए दीवारों की तरह बुलंद। हवा जोर से चल रही थी और पत्ते खौफनाक सरसराहट पैदा कर रहे थे। मेरिल का दिल खौफ से लरज़ गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए।
اس نے जेब से छोटी गुड़िया निकाली, सीने से लगाई और आहिस्ता से कहा कि उसे मोरों के घर रोशनी लानी भेजा गया है, जबकि मोरों लोगों को हड्डियां समेट कर निगल जाती है। गुड़िया ने नरमी से जवाब दिया कि घबराने की जरूरत नहीं, जब तक वो साथ है कुछ बुरा नहीं होगा। मेरिल ने शुक्रगुजारी के साथ गुड़िया को सीने से लगाया और लरसती सांसों के साथ चल पड़ी। जंगल उसके चारों तरफ बुलंद दीवार की तरह था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रही थी, गुड़िया को मजबूती से पकड़े हुए। कभी दरख्त की जड़ से टकराती, कभी कीचड़ में पांव धंस जाता, मगर वो रुकी नहीं। शबनम के कतरे उसकी छोटी छोटी चोटों पर मोतियों की तरह चमक रहे थे और उसके हाथ ठंड से सुन हो चुके थे। सूरज निकल आया, फिर भी मेरिल सफ़र करती रही और शाम के करीब एक छोटी खुली जगह पर पहुंच गई। वहां एक झोंपड़ी खड़ी थी जिसकी बाड़ इंसानी हड्डियों से बनी हुई थी और ऊपर खोपड़ियां लगी हुई थीं। दरवाज़ा इंसानी टांगों की हड्डियों से बना हुआ था। ये मंजर देखकर मेरिल के रोंगटे खड़े हो गए और वो पत्थर की तरह जम गई। रात को बाड़ पर लगी खोपड़ियों की आंखें रोशन हो गईं और माहौल यूं मुनव्वर हो गया जैसे दिन निकल आया हो। मेरिल खौफ से लरजने लगी। अचानक जमीन हिलने लगी और मोरोन उड़ती हुई नमूदार हुई, ओखली में बैठी मूसल गमाती हुई। दरवाजे के करीब आकर हवा सूंघती हुई बोली कि उसे रूसी गोश्त की खुशबू आ रही है। मेरिल अदब से आगे बढ़ी, झुककर सलाम किया और बताया कि उसे सौतेली बहनों ने रोशनी लाने भेजा है। मोरोन ने बताया कि वो मेरिल की सौतेली माँ की रिश्तेदार है और कहा कि मेरिल कुछ दिन यहीं रहकर काम करे। दरवाजे के पास बर्च के दरख्त ने शाखें लहराते हुए धमकी दी, मगर मोरोन ने उसे रोका कि वो मेरिल को ना छुए। फिर उसने अपने दरवाजे को हुक्म दिया और दरवाज़ा खुल गया। वो मेरिल को अंदर ले गई और कुत्ते और घर की मोटी बिल्ली को भी हुक्म दिया कि लड़की को ना छुएं। फिर उसने मेरिल को खबरदार किया कि यहाँ से भागना आसान नहीं। बिल्ली नोच डालेगी, कुत्ता काटेगा, दरख्त मारेगा और दरवाज़ा कभी नहीं खुलेगा। मोरन अपने कमरे में गई और बेंच पर फैल गई। उसने स्याह भमू वाली लड़की से खाना मांगा। वो भागकर गई और देग भर भर्त, आधी गाय, 10 जग दूध, एक भुनी हुई सुअरनी, 20 मुर्गियां और बहुत सी चीज़ें लाकर रख दीं। मोरन ने सब कुछ खा लिया। मेरिल को सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा दिया और एक थैला देकर हुक्म दिया कि दाना दाना छानकर स्याह दाने अलग करे, वरना उसे खा जाएगी। मेरिन आंखें बंद करके खर्राटे लेने लगी। मेरिल ने रोटी का टुकड़ा अपनी गुड़िया के सामने रखा और बताया कि मेरिन ने सख्त काम दिया है और धमका रही है। गुड़िया ने कहा कि फिक्र ना करें और आंखें बंद करके सो जाएं। जब मेरिल सो गईं तो गुड़िया ने जोर से पुकारा कि टिमिटीज, कबूतर, चिड़ियाँ और दूसरे परों वाले दोस्त काम करें और मेरिल की मदद करें, क्योंकि उसकी जान उन पर मुनहसर है। परिंदे चारों तरफ उड़कर आ गए। चहचहाने और कूं की आवाज़ें हर तरफ गूंजने लगीं। वो बजरी के दाने छानने लगे। अच्छे दाने थैले में गए और स्याह दाने पिंजरे में चले गए। अचानक मालूम हुआ कि रात गुजर चुकी है और थैला चोटी तक भर चुका है और दिन नमूदार हो गया। मोरोन जाग उठी और मेरिल से पूछा कि क्या उसने जो काम कहा था वो सब कर दिया। मेरिल ने बताया कि सब हो चुका है। मोरोन ने मेरिल को वो थैला उठाने का हुक्म दिया, बताया कि इसमें मटर और खशखाश के बीज मिले हुए हैं और मटर को खशखाश से अलग करके 2 अलग ढेर बना देना चाहिए, और खबरदार किया कि अगर ये ना किया तो वो उसे खा लेगी। मोरोन सहन में निकली। ओखली और मूसला साथ लेकर शिकार के लिए रवाना हुई। मोरोन ओखली में बैठी और मूसला घुमाती हुई सहन से निकल गई। मेरिल ने घर में एक टुकड़ा रोटी गुड़िया को दिया और दुआ मांगी। गुड़िया ने बुलाया और खेतों के गोदाम के चूहे दौड़ कर आ गए, रेवड़ दर रेवड़, और घंटे के अंदर सारा काम खत्म हो गया। शाम को स्याह भूनों वाली लड़की ने मेज सजा दी। रात हुई और बारे की खोपड़ियों की आंखें फिर चमक उठीं। दरख्त कराहने और पत्ते सरसराहट मचाने लगे और मोरून सवारी पर सवार होकर घर लौटी। क्या तुमने वो सब कर दिया जो मैंने कहा था मेरिल? उसने पूछा। जी हाँ नानी जान, सब हो गया। मोरून बहुत गुस्से में हुई, मगर क्या कहती। अच्छा फिर जाकर सो जाओ,
मैं खुद भी अभी थोड़ी देर में लेट जाऊंगी। मैरिल चूल्हे के पीछे जाकर बैठ गई और उसने सुना कि मौरून बोली, इस स्याह भवों वाली लड़की, चूल्हा जला दो और आग खूब गर्म कर लो। जब मैं जागूंगी तो मैं मैरिल को भून लूंगी। फिर बेंच पर लेट गई और इतनी जोर से खर्राटने लगी कि जंगल कांप गया। मैरिल रो पड़ी। गुड़िया के सामने रोटी रखी और मदद मांगी। गुड़िया ने उसे खतरे से बचने की तरकीब बताई। मैरिल दौड़ी, स्याह भवों वाली लड़की से मदद की दरखास्त की और उसे रेशमी रुमाल बतौर अजर दे दिया। लड़की ने हमदर्दी दिखाई, चूल्हे में पानी डालकर आग को हल्का रखने, मरून की टांगों को गुदगुदाने और उसे गहरी नींद में डालने का वादा किया ताकि मैरिल फरार हो सके। मैरिल दालान में दौड़ी तो एक बरबराता बिल्ली जैसा जानवर ग्रम्बल रंबल उस पर झपटा। उसने जल्दी से उसे एक पाई दे दी और वो पुरसुकून हो गया। दरवाज़ा बंद होने ही वाला था, मगर उसने उसके कब्ज़ों पर चिकनाई लगा दी और वो आहिस्ता से खुल गया। वो ज़मीन पर उतरकर सहन में आई तो कुत्ता लपका, मगर उसने रोटी का एक टुकड़ा दे दिया और वो खामोश होकर बैठ गया। मैरिल सहन से निकली तो बर्च का दरख्त अपनी शाखें लहराता हुआ उस पर झपकने लगा। उसने उसकी शाख पर रिबन बांध दिया और दरख्त थम गया। मैरिल अंधेरे जंगल में दौड़ती चली गई। मैरिल परेशान हुई कि अब बगैर रोशनी के घर कैसे लौटे। सौतेली माँ और बहनों को क्या जवाब दे। उसने अपनी गुड़िया से मदद मांगी और गुड़िया ने उसे रास्ता बताया। मैरिल ने बाड़ पर लगी एक खोपड़ी उतारी, उसे एक लकड़ी पर जमाया और जंगल के पार चल दी। खोपड़ी की आंखें चमक रही थीं। उधर मोरून जाग उठी और जब देखा कि मैरिल गायब है तो वो गुस्से से दालान में पहुंची। उसने ग्रम्बल रंबल से पूछा कि क्या उसने मैरिल को नोचा। बिल्ली ने कहा कि नहीं, क्योंकि उसने मुझे एक पाई दी। तुमने तो बरसों में मुझे एक निवाला तक नहीं दिया। मोरून गुस्से से दरवाजे की तरफ लपकी। दरवाजे ने चीख कर पूछा कि क्या उसने मैरिल के आगे बंद होकर उसे रोका था। दरवाजे ने सुकून से जवाब दिया कि नहीं, उसने उसे जाने दिया, क्योंकि मैरिल ने उसके कब्ज़ों पर चिकनाई लगा दी थी। वो बरसों से मोरों की खिदमत कर रहा था, मगर कभी उस पर पानी तक नहीं डाला। मरून सहन में गई और कुत्ते से पूछा कि क्या उसने मैरिल को काटा। कुत्ते ने जवाब दिया कि नहीं, उसने मुझे रोटी दी। तुमने तो मुझे कभी एक हड्डी भी नहीं दी। फिर मरून ने बर्च के दरख्त से पूछा कि क्या उसने मैरिल की आंखें निकाली। दरख्त ने कहा कि नहीं, उसने मेरी शाखों पर रिबन बांधा। तुमने तो कभी एक धागा भी नहीं बांधा। ये सुनकर मोरून तैश में आ गई। उसने कुत्ते को मारा, बिल्ली को पीटा, दरवाज़ा तोड़ दिया और बर्च का दरख्त काटने लगी। जब वो थक कर चूर हो गई तो उसे मैरिल याद ही न रही। उधर मैरिल दौड़ती हुई अपने घर पहुंची। उसने देखा कि घर अंधेरे में डूबा हुआ है। सौतेली बहनें बाहर आईं और शिकायत करने लगी कि जितनी बार दिया जलाया वो बुझ गया, हत्ता कि पड़ोसियों से लाई हुई रोशनी भी कायम न रही। आखिर उन्होंने कहा कि शायद मैरिल की लाई हुई रोशनी ही चले। उन्होंने खोपड़ी को घर के अंदर रखा। खोपड़ी की आंखें दहक उठीं और उनकी रोशनी सीधी सौतेली माँ और उसकी बेटियों पर पड़ी। वो जहाँ भागतीं वो आंखें उनके पीछे पीछे रहतीं और उनकी तपिश से वो जलने लगीं। सुबह तक तीनों राख हो गईं और सिर्फ मैरिल जिंदा बची। मैरिल ने खोपड़ी को झोंपड़ी के बाहर दफन कर दिया और वहाँ सुर्ख गुलाबों का एक खूबसूरत पौधा उगा दिया। इसके बाद उसे उस झोंपड़ी में रहना पसंद न रहा। वो शहर चली गई और एक बूढ़ी औरत के घर रहने लगी। एक दिन उसने कहा कि उसके लिए कुछ सुनहरा सा रेशम लाया जाए। बूढ़ी औरत बाजार गई और बेहतरीन सुनहरा रेशम ले आई। मैरिल ने चरखे पर रेशम काटना शुरू किया। चरखा आहिस्ता आहिस्ता गुनगुनाता रहा और उसके हाथों से धागा बारीक और हमवार निकल रहा था। उसने उससे कपड़ा तैयार किया जो इतना नफीस था कि सुई के नाक से गुजर सकता था। मैरिल ने कपड़ा धोकर सफ़ेद किया तो वो बर्फ से भी ज्यादा सफ़ेद निकला। उसने वो कपड़ा बूढ़ी औरत को दिया और कहा कि उसे बेच दे और जो दाम मिले अपने लिए रख ले। बूढ़ी औरत ने कपड़े को देखा और हैरान रह गई। उसने कहा कि ये किसी आम शख्स के पहनने के काबिल नहीं, ये तो सिर्फ ज़ार के बेटे शहजादे के लिए है। उसने कपड़ा महल में ले जाने का फैसला किया। जब वो महल पहुंची और ज़ारविच ने कपड़ा देखा तो वो हैरत में पड़ गया। उसने कीमत पूछी
बूढ़ी औरत ने अदब से कहा कि ये फरोख्त के लिए नहीं बल्कि बतौर तोहफा पेश किया गया है। जारविच ने बूढ़ी औरत का शुक्रिया अदा किया, उसे तोहफे दिए और रुखसत किया। जब उसने उस नफीस कपड़े को देखा तो कोई ऐसा कारीगर ना मिला जो इतने नाजुक कपड़े से कमीज तैयार कर सके। उसने दोबारा बूढ़ी औरत को बुलाया और कहा कि चूंकि कपड़ा उसने लाया है लिहाजा वही बता सकती है कि इससे कमीज कैसे बनेगी। बूढ़ी औरत ने बताया कि ये कपड़ा उसने नहीं बुना बल्कि एक दूशीज़ा मैरिल ने तैयार किया है। जारविज ने हुक्म दिया कि वही लड़की उसके लिए कमीज बनाए। बूढ़ी औरत घर गई और सारा हाल मैरिल को सुना दिया। मैरिल ने 2 कमीजें तैयार कीं, रेशमी धागों से कढ़ाई की और बड़े गोल मोतियों से सजा लिया। फिर वो कमीजें बूढ़ी औरत को देकर महल पहुंचाने के लिए भेज दीं और खुद खिड़की के पास बैठकर खामोशी से कढ़ाई करने लगीं। कुछ देर बाद जारविश का एक खादिम आया और बोला कि जारविश उसे महल में बुला रहे हैं। मैरिल महल गई। जब जारविश ने उसे देखा तो उसके हुस्न पर दिल हार बैठा। उसने कहा कि वो उसे अब जाने नहीं देगा बल्कि अपनी बीवी बनाएगा। यूं मैरिल और जारविश की शादी हो गई। कुछ अरसे बाद मैरिल का बाप वापस आया और वो भी उनके साथ महल में रहने लगा। मैरिल ने उस बूढ़ी औरत को भी अपने पास रख लिया और अपनी छोटी गुड़िया हमेशा जेब में संभाल कर रखी। यूं सब खुशो खुरम जिंदगी गुजारने लगे।